चलिए दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हु वाज मिल्टन्स मास्टर? मिल्टन का मास्टर किसको कहा जाता है? तो स्पेंसर इज कॉल्ड मिल्टन्स मास्टर। मिल्टन का जो मास्टर है, ये मिल्टन ने स्वयं भी स्वीकारा है। स्पेंसर इज कॉल्ड माय मास्टर, या स्पेंसर इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ मिल्टन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अच्छे कवि रहे हैं, पोएट रहे हैं। मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। मिल्टन किस वर्क से फ्लेचर के प्रभावित थे? काफी प्रभाव उन पर था। तो दोस्तों वो वर्क है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ। फ्लेचर का वर्क है दोस्तों ये क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ। क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ, इसका मिल्टन पर बहुत अच्छा प्रभाव था, और ये फ्लेचर का वर्क है दोस्तों, क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ। इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स द टेट्राकोर्डन मिल्टन्स रेपुडिएट्स। देखिए समझिए, एक वर्क है हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकोर्डन, ये भी इनका वर्क है दोस्तों, टेट्राकोर्डन। इसमें मिल्टन किस चीज की बात करते हैं, किसको रेपुडिएट्स करते हैं? तो दोस्तों मैरिज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टेट्राकोर्डन में और डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स में उन्होंने जो बात की है वो मैरिज के से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इन द सोनेट ऑफ मिल्टन, मेथड आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। तो हमने इस क्वेश्चन पर पहले कई बार चर्चा की है कि उनका एक वर्क है, सोनेट है, मीथॉट आई सा, मीथॉट मैं सोचता हूं, मैंने देखा, माई लेट मेरी जो गुजरी हुई, सेंट है, एस्पाउस्ड सेंट है, जिनसे मैंने विवाह किया था उनको, पिछली रात मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी धर्मपत्नी, अपनी सेकंड वाइफ को देखा। तो सेकंड वाइफ मैंने बोल दिया है, एक्चुअली उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने तो सेंट कहा है। तो सेंट किनको कहा है आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, तो सेकंड वाइफ को। अब दोस्तों बात आती है कि उनकी सेकंड वाइफ कौन है। तो पहली वाइफ आपको मालूम है, दूसरी जो है वुडकॉक है, तीसरी एलिजाबेथ मिंसुल है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेकंड वाइफ वुडकॉक के लिए है। दिस मैन कर्ट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग। इस व्यक्ति ने हम सबको आउट कर दिया, बाहर कर दिया, और जितने नए थे, पुराने थे, एंशिएंट पुराने प्राचीन, उनको भी। हु कमेंटेड किसने कहा है? ऑन मिल्टन, मिल्टन के संदर्भ में ये। तो ड्राइडन, मैंने आपको ट्रिक से ये कोटेशन याद करा रखी है कि ऑल आउट, देखिए यहाँ पे ऑल आउट आ रहा है, ऑल आउट लेकर के कौन आएगा? ड्राइडन ऑल आउट लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, ड्राइडन ऑल आउट लाएंगे। और बहुत ही फेमस कोट है दोस्तों ये, इसको आप नॉर्मल कोट ना समझें। दिस मैन कर्ट्स अस ऑल आउट, किसने कहा है? तो इट इज सेड बाय ड्राइडन। आप याद रखिएगा, ऑल आउट लेकर के कौन आएगा? ड्राइडन। विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर? उनकी कौन सी कविताएं जॉयस हैं, हैप्पीनेस को दर्शाने वाली हैं? तो जो हॉर्टन पीरियड है दोस्तों, उसके दौरान जो कविताएं लिखी गई वो सभी कविताएं उनकी जॉयस हैं। और हॉर्टन पीरियड की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको ये कई बार बता दिया है, 1632 से 1637 तक का जो समय है दोस्तों, वो हॉर्टन पीरियड का समय कहलाता है। क्योंकि इस समय, इसको क्यों हॉर्टन पीरियड का समय कहते हैं या क्यों हॉर्टन पीरियड कहते हैं? क्योंकि इस समय मिल्टन हॉर्टन में जाकर के अपने घर पर रहने लगे थे, 1632 से 1637 तक। From where did
इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क। इंग्लैंड के अंदर जो मास्क जो एक विधा है अंग्रेजी साहित्य की, उसका जो थॉट है, उसका जो आइडिया है, वो कहाँ से उन्होंने लिया है? तो जो ओरिजिन ऑफ मास्क है दोस्तों वो इटली से है, और इस आइडिया को, इस तरह की विधा को उन्होंने जो कैप्चर किया है, जो लिया है, जो एडॉप्ट किया है, वो इटली से किया है दोस्तों। एरियोपेगेटिका हाइलाइट्स, आपको मालूम है बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है, इंपॉर्टेंट तो है ही ये, इसको कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एरियोपेगेटिका हाइलाइट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट को किस फॉर्म में लिखा गया है? तो मैंने आपको बताया है कि मिल्टन ब्लैंक वर्स को फेवर करते थे, और उनकी रचना जो है, सबसे अच्छी जो रचनाएं हैं दोस्तों, वो ब्लैंक वर्स में ही लिखी गई हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Who has described Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? किसने कहा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट कोट है, मैंने कोर्स आपको अलग से बताए हैं, उसके बाद भी यहां पर मैंने मेंशन किया है, इनको रिवाइज करते हुए। Who has described, किसने describe किया है पैराडाइज लॉस्ट को एज ए ड्रीम, जैसे कि कोई व्यक्ति एक स्वप्न देख रहा हो, एक प्यूरिटन, एक सुधारवादी, फैलन एस्लीप, और सो गया हो, ओवर हिज बाइबल, अपनी बाइबल के ऊपर सर रख करके एक सुधारवादी स्वप्न देखता है, सो जाता है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये लैमरटाइन का कथन है, और इसको भी आप ट्रिक से याद कर लीजिए, अगर आपको नॉर्मली याद नहीं होता है तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? देखिए, फैलन एस्लीप, फैलन एस्लीप मतलब सो गया, मतलब मर गया, गिर गया, और यहां पे देखिए आ रहा है लैमर, मर, तो इससे आप इसको करेक्ट कर लीजिए, फैलन एस्लीप सो गया, मर गया, और मरने से ये आ रहा है, तो इस तरह आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो किसने कहा है पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन? कि पैराडाइज लॉस्ट तो है वो एक किसी प्यूरिटन, किसी सुधारवादी का स्वप्न है जो सोया हुआ है अपनी बाइबल के ऊपर सर रख करके। तो इट इज सेड बाय लैमरटाइन। 1632 टू 1637 इज पॉपुलरली नोन एज, कब से कब तक? 1632 से 37 का पीरियड जो जाना जाता है किस रूप में? तो हॉर्टन पीरियड। मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन हिज पोएम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोएट्री के ऊपर जो उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं वो लेसिडास में दिए हैं, और करप्शन ऑफ क्लर्जी के ऊपर जो उन्होंने थॉट्स दिए हैं वो भी लेसिडास में दिए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पोएट्री के ऊपर जो थॉट्स हैं वो भी लेसिडास में हैं, और करप्शन ऑफ क्लर्जी के ऊपर जो थॉट्स हैं वो भी लेसिडास में है। Who said the ability of the poet are the inspired gift of God really bestowed? देखिए दोस्तों, कोटेशन है, हु सेड, किसने कहा है, द एबिलिटी ऑफ द पोएट, कि जो काव्य की योग्यता है, एक कवि की जो योग्यता है, आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट, वो तो एक गिफ्ट है, एक उपहार है, ऑफ गॉड, ईश्वर का, रेयरली, मुश्किल से ही या कभी कभार ही, बेस्टोर्ड, जो प्राप्त होता है। तो ये मिल्टन ने ही कहा है दोस्तों, मिल्टन की लाइन है, कोट है, याद रखिएगा। विच आर हॉर्टन पोएम्स? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों हॉर्टन की जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहली कविता आर्केड्स है दोस्तों, 1633 में। उसके बाद है कोमस दोस्तों, 1634 में। और एल एलिग्रो, इल पेंसुरेसो की तो कोई एग्जैक्ट डेट ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद लेसिडास है, तो लेसिडास जो है आपको मालूम है 1637 में। तो ये जो कविताएं हैं दोस्तों, ये जुड़वा पोएम
पोएम ऑफ डे एंड नाइट, पोएम ऑफ 24 आवर, पोएम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये खुशी को दर्शाने वाली और ये दुख को दर्शाने वाली। ये सुबह का वर्णन करने वाली है, ये शाम का वर्णन करने वाली है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी कविताएं जो हैं हॉर्टन पीरियड के दौरान ही लिखी गई। रेस्टोरेशन कम इन इंग्लैंड, रेस्टोरेशन कब हुआ है इंग्लैंड में? 1660 में हुआ है। यदि आप रेस्टोरेशन को समझना चाहते हैं तो आप मेरा जो वीडियो है हिस्ट्री वाला उसको आप जरूर देख लीजिए। एक वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है हिस्ट्री के राजा रानी पर, उसको आप देखेंगे तो आपको रेस्टोरेशन समझ में आएगा। ग्रेट प्लेग ओकर्ड इन, दोस्तों ये घटनाएं सभी मिल्टन से रिलेटेड हैं तो ये जरूर आपसे पूछी जा सकती हैं। रेस्टोरेशन कब हुआ है? 1660 में हुआ है। और ग्रेट प्लेग जो है कब फैला था? जो आप कहते हैं ना कि सर हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पूछेगा जो राइटर से रिलेटेड हो। तो ग्रेट प्लेग कब हुआ है दोस्तों? 1665 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 1660 में रेस्टोरेशन, 1665 में ग्रेट प्लेग। Which poem deals with Satan's temptation of Christ in wilderness? कौन सी कविता डील करती है सैटन का जो टेम्पटेशन है, लालच है, ऑफ क्राइस्ट के लिए इन वाइल्डनेस। तो दोस्तों पैराडाइज रिगेन्ड में ये दर्शाया गया है। बनहिल फील्ड, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनहिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद, यदि आपने बायोग्राफी देखी होगी जो मैंने मिल्टन की कराई है तो उस बायोग्राफी में मैंने आपको बताया है कि बनहिल फील्ड ही वह स्थान है जहां पर मिल्टन रहे हैं और इन्होंने समय अपना गुजारा है। तो आपसे पूछा जाएगा बनहिल फील्ड इज एसोसिएटेड, तो आप समझ जाइएगा कि मिल्टन, जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Who said? दोस्तों ये वो लाइन है, वो इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको भी मोटिवेट करेगी। इस लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और दोस्तों मैं तो उस समय बहुत गंभीर था इस कोट को लेकर के। देखिए क्या कहा गया है, आप समझिए। वो कहते हैं फ्रॉम 12 ईयर्स, जब से मैं 12 वर्ष का था, आई हार्डली एवर लेफ्ट, मैंने मुश्किल से ही कभी छोड़ा होगा, माई स्टडीज, अपनी स्टडीज को, अपने अध्ययन को, अपनी किताबों को, और वेंट टू बेड, और मैं चला गया हूंगा बिस्तर पर सोने के लिए, बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले। हु सेड, किसने कहा है? तो दोस्तों इट इज सेड बाय मिल्टन, ये मिल्टन ने कहा है और ये घटना बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि मिल्टन आधी रात से पहले कभी भी, यानी 12 बजे से पहले कभी भी वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए नहीं गए। यही कारण था दोस्तों मिल्टन एक महान कवि बने और स्टडी से उनका बेहद, साहित्य से उनका बहुत ही गहरा लगाव था, क्लासिक्स में उनकी बहुत रुचि थी और उसी का परिणाम भी कि वो इतने महान कवि बने कि आज हम उनको पढ़ रहे हैं। विच आर मिल्टन्स कंपेनियन पोएम, मिल्टन की कंपेनियन पोएम्स कौन सी हैं दोस्तों? कंपेनियन पोएम क्या है या ट्विन्स पोएम्स क्या है, जुड़वा पोएम? तो आपको मालूम है एल एलिग्रो और इल पेंसिलेसो। द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसिलेसो आर, इटालियन टाइटल है दोस्तों, म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा इटालियन टाइटल है। टाइटल की लैंग्वेज पूछी जाए तो इटालियन है। एल एलिग्रो वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ, एल एलिग्रो जो है वो गॉडेस ऑफ मर्थ का वेलकम करता है। ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, यही क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले।
एल एलिग्रो वेलकम्स, एल एलिग्रो किसका स्वागत करता है? तो गॉडेस ऑफ मर्थ का स्वागत करता है वो, और नाम है उनको क्या कहते हैं? यूफ्रोसाइन कहा गया है दोस्तों, यूफ्रोसाइन। तो गॉडेस ऑफ मर्थ यूफ्रोसाइन का वेलकम करता है एल एलिग्रो। इल पेंसुरेसो वेलकम्स द गॉडेस ऑफ, और इल पेंसुरेसो जो है दोस्तों वो गॉडेस ऑफ मेलनकोली यानी दुख की देवी का आवाहन करता है, दुख की देवी का वेलकम करता है। ये सुख की देवी का वेलकम करता है, ये दुख की देवी का वेलकम करता है। दोनों पोएम जुड़वा कविताएं इसीलिए कही जाती हैं दोस्तों। तो दोनों को जरा आप पेपर पर लिख करके भाइयों बहनों मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझ लेना। इस तरह से आप याद कर लें। यह एल यहाँ पर लेड मने है लड़का, और युवा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, जवान होता है, उसे अपनी शक्ति पर गुमान होता है। और इल बीमार व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो इस बात से आप समझ लें दोस्तों, यह सुबह को दर्शाती है, इसमें मॉर्निंग का वर्णन है, इसमें इवनिंग का वर्णन है। यह हैप्पीनेस को दर्शाती है, यह दुख को दर्शाती है, यह जवानी को दर्शाती है, यह बुढ़ापे को दर्शाती है। तो यहाँ पर जो है वेलकम किया गया है किसका? गॉडेस ऑफ मर्थ का, सुख की देवी का। और इल पेंसुरेसो में जो वेलकम किया गया है वो दोस्तों मेलनकोली का, दुख की देवी का। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटन इज कंपेयर टू, सैटन की तुलना किससे की गई है? लेवियाथन एक स्नेक से की गई है। हु वाज नेक्स्ट टू सैटन, सैटन से अगला कौन था दोस्तों? तो बील्ज़बब है। सैटन के बाद कोई अगर उसी श्रेणी का है तो बील्ज़बब। मोलोक इज द हॉरिड किंग बेस्मर्ड विद द ब्लड ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस। ये डिस्क्रिप्शन आप याद रखिए, ये दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट के हैं, इंपॉर्टेंट है। आपसे वो डिस्क्रिप्शन दे देगा और पूछेगा कि ये किस कैरेक्टर के बारे में है, किस पात्र के बारे में है। तो यहां पर कहा गया है दोस्तों, मोलोक इज द हॉरिड किंग, बेस्मर्ड जो लिप्त रहता है, सना हुआ है, विद द ब्लड खून से, किसके खून से? ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, नर हत्या, ह्यूमन के बलिदानों से उनकी भेंट चढ़ाई जाती है दोस्तों। ये मंदिर का एक डिस्क्रिप्शन है, मोलोक के बारे में है। whose wound allured the Syrian themselves to lament his fate. whose wound, किसके जो जख्म है? whose wound, किसके जो जख्म है, कौन जख्म देता है? allured, फुसलाता है। द सीरियन, सीरिया की जो डमसेल्स है, डैमसेल्स माने होता है कुंवारी, कुंवारी लड़कियां, उनको टू लेमेंट, लेमेंट करने के लिए, हिज फेट, अपने भाग्य को। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन जो है किसका है? मैंने कहा है आपसे, आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा तो आपको कैरेक्टर बताना होगा। ये सभी कैरेक्टर जो है मोलोक, थैमूस, ये पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर हैं दोस्तों। तो एलियोड द सीरियन themselves टू लेमेंट हिज फेट, थैमूस, याद रखिएगा थैमूस। whose wound, थैमूस के वुंड के कारण, एलियोड उसने फुसला लिया, सीरियन themselves कुआरियों को, टू लेमेंट, और वो लेमेंट करती हैं, शोक मनाती हैं, हिज फेट, अपने भाग्य पर। तो थैमूस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फैलन एंजल्स, जो फैलन एंजल्स हैं दोस्तों उसमें सबसे अंत में आने वाला फैलन एंजल कौन सा है? तो बिलायल है दोस्तों। और इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूं। देखिए, बिलायल यानी कि बुला करके लाए। तो जब बुला करके लाए हैं तो वही सबसे लास्ट में आया ना बंदा, बुलाकर लाना पड़ा, बिलायल, बुलाकर, ध्यान दीजिएगा, बुलाकर लाना पड़ा तो बिलायल। तो बिलायल जो है दोस्तों वो सबसे लास्ट में आने वाला फैलन एंजल है, याद रखिएगा।
he is associated with lust and violence. He reigns in courts and palaces. Who is it? देखिए दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन किसका है, ध्यान से सुनिए। वो इज एसोसिएटेड, कौन जुड़ा हुआ है, विद लस्ट, लस्ट से, हवस से, एंड वायलेंस, और वायलेंस से, उग्रता से। ही रेन्स, वह निवास करता है, इन कोर्ट्स, दरबारों में, एंड पैलेसेस, रहता है महलों में, घूमता फिरता है। हु इज इट, यह किसके बारे में है, तो ये दोस्तों बिलायल के बारे में है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिलायल। तो दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बार बार इनको याद रखिएगा। मोलोक के बारे में, ह्यूमन सेक्रीफाइस से सना रहता है। थैमूज सीरियन डमसेल्स को फुसलाता है और वे अपने भाग्य पर रोती हैं। और यहाँ पर है कि कोर्ट्स में, पैलेसेस में लस्ट का देवता कौन है, जो लस्ट से भरा हुआ है, वायलेंस से भरा हुआ है, तो वो है बिलायल दोस्तों। Why do the hospitable door in Givha expose a matron? देखिए, ये कहानी में आपको भी पैराडाइज लॉस्ट की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी। अभी आप केवल इतना याद कर लीजिए, Why do the hospitable door in Givha expose a matron? हॉस्पिटेबल यानी जो स्वागत करने वाला दरवाजा है गिबा में, गिबा का, वो उसको क्यों अपने मैट्रोन के लिए एक्सपोज कर दिया जाता है, तो टू अवॉइड ए वर्स रेप, एक रेप बचाने के लिए, कि हमारे घर में जो मेहमान हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उनको बचाने के लिए जो मालिक है घर का, जो स्त्री है, वो अपने आप को ही किसी दूसरे के हवाले अपने आप को कर देती है। इस चीज को आप समझिए। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, किसने कहा है, वी रीड, हम पढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट को एज ए टास्क, एक कार्य के रूप में। तो डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि किसी को नहीं मालूम था, नो बॉडी विज्ड, किसी ने नहीं सोचा था, इट लॉन्गर, यह इतना लॉन्गर होगा, तो डॉक्टर जॉनसन। हु वाज मिल्टन्स क्लोज्ड इन राइटिंग, मिल्टन का क्लोज कौन है, कौन असिस्ट करता है मिल्टन को, मैंने आपको बताया था, एलिजाबेथ मिंसुल और एंड्रयू मार्वल। कंटेम्पोरेरीज की बात की थी ऑफ मिल्टन के, तो दोस्तों ऊपर भी बताया था, इसको दोबारा से सुन लीजिए, इसमें कुछ और भी लोग जुड़े हैं। हेनरी वॉगन भी इनके कंटेम्पोरेरी हैं। ये सभी कंटेम्पोरेरी आप एक साथ लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ऊपर भी हमने क्वेश्चंस में बताया है पिछले वीडियो में। रॉबर्ट हैरिक हैं, रिचर्ड लवलेस हैं और रिचर्ड क्रैशा। तो दोस्तों ये हेनरी वॉगन, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, रिचर्ड क्रैशा, तो ये सभी कंटेम्पोरेरीज हैं, समकालीन हैं मिल्टन के। दोस्तों इनको याद रखिएगा। Milton wrote a Latin pastoral to express sorrow on the death of his friend Charles Diodati. चार्ल्स डियोडटी की मृत्यु पर मिल्टन ने एक लैटिन पास्टोरल यानी लैटिन पास्टोरल कविता लिखी है। दोस्तों वो क्या है, उसका नाम क्या है, जो उनके मित्र की मृत्यु यानी चार्ल्स डियोडटी की मृत्यु पर लिखी गई, वो है दोस्तों एपिटाफियम डामोनिश। एपिटाफियम डामोनिश, एपिटाफियम डामोनिश उनके मित्र चार्ल्स डियोडटी की मृत्यु पर लिखा गया एक शोकगीत है जो लैटिन भाषा में लिखा गया है। Which literary piece shows the superiority of the Presbyterian system of church government? देखिए दोस्तों फिर से सुनिए, विच लिटरेरी पीस कौन सा वर्क है, शोज जो दर्शाता है, द सुपीरियरिटी को, ऑफ द प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम, जो प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम है, विच लिटरेरी पीस shows the superiority of Presbyterian system of church।
तो देखिए दोस्तों, कौन सा जो वर्क है लिटरेरी वर्क शोज दर्शाता है सुपेरिटी को ऑफ प्रेस्बाइटेरियन। प्रेस्बाइटेरियन का मतलब है दोस्तों पुरोहितवाद। जो पादरियों की व्यवस्था थी उसकी सुपेरिटी को दर्शाने वाला वर्क सिस्टम ऑफ चर्च। चर्च का जो पुरोहितवाद सिस्टम है उसको दर्शाने वाला, उसकी सुपेरिटी को दर्शाने वाला वर्क कौन सा है दोस्तों? तो वो वर्क है ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से सुन लीजिएगा। विच लिटरेरी पीस शोज द सुपेरिटी ऑफ प्रेस्बाइटेरियन। प्रेस्बाइटेरियन समझ जाइए पुरोहितवाद। सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट, जो सिस्टम था चर्च गवर्नमेंट का, उसको दर्शाने वाला वर्क कौन सा है? तो ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी। ये वर्क है दोस्तों, जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट वर्क है। एनिमेड वर्जन्स इज एन अटैक ऑन ए कैरेक्टर राइटर। ये भी एक वर्क है दोस्तों, एनिमेड वर्जन। ध्यान दीजिएगा, एनिमेड वर्जन इज एन अटैक, यह एक हमला है, क्रिटिसाइज किया गया है ऑन ए कैरेक्टर राइटर, एक राइटर के ऊपर। कौन सा पात्र है इसमें, कौन सा कैरेक्टर है? तो दैट इज बिशप हॉल। बिशप हॉल के ऊपर, उस पर ये एनिमेड वर्जन जो है ये एक अटैक है, एक हमला है, क्रिटिसाइज किया गया है इनको। नेम द 4 ट्रैक्ट्स ऑन डाइवोर्स बाय मिल्टन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 137, नेम द 4 ट्रैक्ट्स। नाम बताइए, लिखिए 4 ट्रैक्ट्स का ऑन डाइवोर्स, जो डाइवोर्स पर लिखे गए। किसके द्वारा? बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा डाइवोर्स पर लिखे गए 4 ट्रैक्ट्स के नाम बताइए कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है दोस्तों, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस में से है दोस्तों, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। पहला वर्क है द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। दूसरा है द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुशर। ये सब मिल्टन के वर्क हैं, इनको याद कर लीजिएगा। द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुशर। टेट्राकॉर्डन, तीसरा है टेट्राकॉर्डन, और चौथा है दोस्तों ट्रैक्ट कॉलेस्टेरियन। तो ये 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे हुए हैं मिल्टन के द्वारा। कॉलेस्टेरियन, टेट्राकॉर्डन, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुशर, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। मिल्टन टॉक्स अबाउट सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स। देखिए, किस वर्क में उन्होंने सप्लीमेंटिंग की बात की है, सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स की बात की है दोस्तों। तो मिल्टन ने दोस्तों किस वर्क में सप्लीमेंटिंग, पूर्णता प्रदान करने की बात कही है बुक्स को। बुक्स की पूर्णता प्रदान करने की बात किसमें कही है? कौन सा वर्क सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स की बात करता है मिल्टन का? तो वो वर्क है दोस्तों ऑफ एजुकेशन। याद रखिएगा दोस्तों, ऑफ एजुकेशन इज ए वर्क बाय मिल्टन। कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत कर दें, आपको याद ना रहे, तो जरूर याद रखिएगा, ये मिल्टन का वर्क है ऑफ एजुकेशन, और ये बात करता है सप्लीमेंटिंग। सप्लीमेंटिंग का मतलब पूरा करना, पूर्णता देना ऑफ बुक्स, किताब। द टाइटल ऑफ एरोपेगेटिका इज टेकन फ्रॉम। जो एरोपेगेटिका है उसका टाइटल लिया गया है एक स्पीच से, आइसोक्रेट्स की। तो आइसोक्रेट्स की जो स्पीच है दोस्तों, एरोपेगस जो शब्द है उससे बना है एरोपेगेटिका। तो याद रखिएगा, इट इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ आइसोक्रेट्स। चार्ल्स फर्स्ट वाज बीहेडेड। चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कब किया गया है दोस्तों? तो 1649 में। मिल्टन रोट ए वर्क डीपली रिलेटेड टू द बीहेडिंग ऑफ चार्ल्स। नेम द वर्क। मिल्टन ने कौन सा वर्क लिखा है
जो बिहेडिंग के फेवर में है, मिल्टन राइट ए वर्क ऑन सपोर्टिंग द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो क्या है दोस्तों, वो है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ये वर्क है मिल्टन का, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर, एलिजाबेथ के समय में जो प्यूरिटन्स थे वो किस रूप में थे, तो दे आर इन माइनॉरिटी। उस समय उनको माइनॉरिटी में रखा गया था, क्योंकि माइनॉरिटी तो थे ही, वो कम थे। शुरुआत हो रही थी आंदोलन की, एक नई विचारधारा की। मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन ए पैशनेट, पैशन की बात आ गई दोस्तों। तो आपको तो याद भी आ गया होगा ट्रिक से कि जॉन बैले आपको याद होगा, बैली डांस से हमने ट्रिक्सेस को याद करवाया था। बैली डांस बिना पैशन के नहीं हो सकता, तो पैशन की बात जॉन बैले ने की है। फिर से सुन लीजिए, मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन ए पैशनेट टाइम्स, किसने कहा है, जॉन बैले ने। मिल्टन इज क्लासिफाइड विद टू ग्रेट एपिक पोएट्स, मिल्टन को क्लासिफाई किया गया है दो महान एपिक कवियों के बीच में, होमर और वर्जिल। तो ध्यान रखिएगा किसने कहा है, डॉक्टर डूबसन ने कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड का भी कुछ इसी तरह का कोटेशन है दोस्तों। दोनों को अलग अलग लिख करके आप कंफ्यूजन से बचें, दोनों को अच्छे से स्पष्ट कर लें। Who appointed Milton to the poet of Latin secretary, किसने मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर रखा, तो यू नो वेरी वेल, क्रोमवेल आए हैं 1649 में चार्ल्स फर्स्ट के बिहेडिंग के बाद। If Milton was a Puritan, he was also more than a Puritan who comments, किसने कहा है मिल्टन यदि प्यूरिटन है तो वह उससे भी बड़ा है, हचिंसन की एक कोट है। इन सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ, सैमसन एगोनिस्टिस जो वर्क है मिल्टन का, उसमें मिल्टन किस फॉर्म में है, किस कैरेक्टर के रूप में है, तो सैमसन के रूप में है। सैमसन इज ऑल्सो द मेन कैरेक्टर, और यू मे से दैट मिल्टन हिमसेल्फ, सैमसन का जो कैरेक्टर है वही मिल्टन को रिप्रेजेंट करता है। Which epic of Milton is the product of the Reformation and the Renaissance? कौन सा वर्क जो प्रोडक्ट है उनका रिफॉर्मेशन का और रिनेसा का, पुनर्जागरण का और रिफॉर्मेशन का, तो पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों। In Paradise Lost, Milton seems to be championing the cause of individualism. पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिल्टन प्रतीत होते हैं चैंपियनिंग, जीतते हुए, विजय करते हुए, द कोज ऑफ, कारण को, किसके, इंडिविजुअलिज्म। सैमसन एगोनिस्टिस इज इन स्टाइल, किस स्टाइल में है दोस्तों, तो क्लासिकल स्टाइल है सैमसन एगोनिस्टिस का। हैब्रिक, यानी कि हैब्रिक आप समझते हो जो वास्तविक बाइबल थी दोस्तों उसकी भाषा थी हैब्रियू वर्जन है, तो वहीं से हैब्रिक जो क्लासिकल है, जो कैरेक्टर है बाइबल का उसी से रिलेटेड है, तो उसने ध्यान रखिएगा, क्लासिकल स्टाइल है इसका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।